देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। फिक्र आपकी में अगले 1 घंटे तक आपको आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले गौर कर लेते हैं आज के हमारे सेगमेंट्स पर। सबसे पहले होगा फिक्र का जिक्र और उसके बाद फिक्रनामा। उसके बाद आपको ले चलेंगे हॉटस्पॉट्स का हाल बताएंगे नॉन स्टॉप। फिर आपको बताएंगे आपके लिए जानना जरूरी क्या है। फिर आपको ले चलेंगे उन खबरों की तरफ, उन जानकारियों की तरफ जो पॉजिटिव हैं और इस माहौल में उम्मीद बढ़ाती हैं। और सबसे आखिर में समसामयिक विषय पर हास्य व्यंग, जो है सो है। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, नजर डालते हैं आज की आपकी फिक्र की खबरों पर। अब है आपका इम्तिहान, अपने बच्चों पर दें ध्यान। कोरोना काल में अगली पीढ़ी से जुड़ी 3 बड़ी फिक्र की खबरें। काल कोठरी में इलाज, मौत बेहिसाब। आपको बताएंगे कोरोना युद्ध में आखिर क्यों उतरना पड़ा मिलॉर्ड को, कोर्ट को। जब कोरोना का ग्राफ गिरने का नाम नहीं ले रहा, तब कोरोना से लड़ाई छोड़कर कौन आपस में उलझे। महाराष्ट्र की भटकी हुई पॉलिटिक्स। चीन की चाल, बॉर्डर पर तनाव, LAC पर टेंशन के पीछे क्या है चीन का वो मकसद, जिस पर आपको गौर करना जरूरी है। केला रहेगा अकेला, तरसेंगे आप। 21 देशों से घूम कर आया केले के खेतों का खतरा, केला कोविड की पूरी पड़ताल। आज फिर कोरोना के 6,535 नए केस सामने आए हैं। कुल संक्रमण 1,45,380 तक हो गया है। इसका मतलब कल हम जब तक मिलेंगे तब तक एक और बड़ा पड़ाव, 1.5 लाख संक्रमण का पड़ाव पार हो चुका होगा। तो इसलिए अब वक्त आ गया है कि हमको कोरोना से डरना नहीं है, अब इसके साथ रहकर इसको मात देने का दृढ़ संकल्प करना है। ऐसे में जरूरी है कि हमारा सारा ध्यान इसी लक्ष्य पर केंद्रित हो। लेकिन आज हम बताएंगे कि एक तरफ कोरोना के रोज नए तेवर सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे इस महायुद्ध से हमारा ध्यान भटकने का खतरा है। आज हम ऐसे ही कुछ नए खतरे और पुरानी बीमारियों पर बात करेंगे, चाहे वो देश की अंदरूनी बीमारी हो और चाहे वो बाहरी बीमारी हो, उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हमने कहा कोरोना के नए तेवर के बारे में आपको बताएंगे, तो कोरोना का पहला नया तेवर और पहली खबर आपके बच्चों के बारे में और कोरोना के एक नए रूप के बारे में। अब तक यही माना जाता रहा है कि बच्चों में कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं पाए जाते। भारत में 15 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर भी 0.5%, जो दुनिया के कई देशों से बहुत कम है। लेकिन बच्चों को लेकर अब यह फिक्र बड़ी होने लगी है और इसका कारण है हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम या कावासाकी रोग। और कोरोना से जुड़ी यह बीमारी 2 से 15 साल की उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाती है। इस वक्त दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका और यूरोप में बच्चों को इस नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पूरे अमेरिका में इस रहस्यमय बीमारी के 100 से ज्यादा केस सामने आए हैं। अकेले न्यूयॉर्क में इस बीमारी की चपेट में करीब 73 बच्चे हैं, जबकि 3 की मौत हो चुकी है। मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई तक लंदन में 8 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित थे, जबकि 14 साल के एक बच्चे की जान चली गई थी। वहीं इटली में 18 फरवरी से 20 अप्रैल के बीच 10 बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए। इटली में इस बीमारी को दुर्लभ श्रेणी में रखा गया है। वहां अस्पतालों ने चेतावनी जारी की है कि इस नई बीमारी की वजह से बच्चों के बीमार पड़ने की दर 30 गुना ज्यादा हो गई है। इसके अलावा फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बच्चों में देखा जा रहा है। बच्चों में बुजुर्गों से कुछ अलग लक्षण हैं जो कावासाकी से काफी मिलते जुलते हैं। और अब कोरोना से जुड़ी ये दुर्लभ बीमारी भारत में भी दस्तक दे चुकी है। करीब 1 हफ्ते पहले चेन्नई में 8 साल के एक बच्चे में कोरोना का गंभीर लक्षण पाया गया, जिसके बाद उसे फौरन ICU में दाखिल कराया गया। जांच के दौरान बच्चे में हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखने को मिला। आपको बता दें कि हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के कई लक्षण कावासाकी बीमारी से मिलते जुलते हैं, जिसमें रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है।
डॉक्टर के अनुसार इस बच्चे की जांच में सेप्टिक शॉक के साथ निमोनिया और कोविड-19 के लक्षण भी मिले। अब आपको शुरुआत से बताते हैं कि इस 8 साल के बच्चे को क्या परेशानी थी, आखिर कब इसे एक अस्पताल से दूसरे में शिफ्ट किया गया। चेन्नई के कांची कामकोटी चाइल्ड्स ट्रस्ट अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर एस बालासुब्रमण्यम के मुताबिक इस 8 वर्षीय बच्चे को लगातार बुखार था, गले और जीभ में सूजन थी, होंठ फट रहे थे और तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। बुखार के चौथे दिन इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बुखार नहीं उतरने के चलते इसे कांची कामकोटी चाइल्ड्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। अस्पताल बदलने के बाद फिर इसका टेस्ट कराया गया तो पहले टेस्ट के 9वें दिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इलाज के 15 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। भगवान न करे कि किसी भी मासूम को ऐसा कष्ट कभी झेलना पड़े, लेकिन कोरोना से जुड़ा हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम या कावासाकी बीमारी अगर किसी बच्चे को हो जाए तो उसके लक्षण कैसे पकड़ में आएंगे, ये भी जानिए जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि मलिक से। इस कावासाकी डिजीज और इस बीमारी के अंदर जो है काफ़ी आपस में सिम्टम्स जो हैं मिलते जुलते हैं, एक्सेप्ट फ़र्क ये है कि जो मल्टी सिस्टम डिजीज़ है जो कि कोविड पेशेंट्स के बाद में होती है, इसके अंदर डायरिया, वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन ये सिम्टम थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन कावासाकी के अंदर जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स नहीं होते हैं। बाकी सिम्टम्स जो हैं वो लगभग सेम है। स्किन के ऊपर रैशेज आ जाते हैं, आंखों के अंदर लालिमा आ जाती है, हार्ट के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, लिम्फ नोड भी आ सकती है। तो बाकी सारे सिम्टम्स जो हैं वो कावासाकी डिजीज के साथ मिलते जुलते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इस बीमारी के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में इसे कोरोना संक्रमण से जुड़ा ही माना जा रहा था, लेकिन न्यूयॉर्क के गवर्नर ने बताया कि रहस्यमय बीमारी वाले ज्यादातर बच्चों में सांस लेने में दिक्कत के लक्षण नहीं दिखे हैं। खैर, अगर किसी बच्चे में इस बीमारी के लक्षण दिखें तो फौरन परिवार वालों को क्या करना चाहिए, हमने ये सवाल भी सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पूछा। जवाब ये था, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का हमारे को पता चलता है, इमीडिएटली उस पेशेंट की कोविड टेस्टिंग होनी चाहिए, उसको आईसीयू में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार इसके अंदर बीपी भी लो हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, और समय रहते जो है इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह दवाइयाँ देनी है, क्योंकि बेसिक इसमें जो पैथोलॉजी है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ देते हैं तो वो धीरे धीरे करके पेशेंट्स जो हैं ठीक हो जाते हैं। इनमें जनरली प्रोग्नोसिस अच्छी रहती है अगर शुरुआती दौर में जो है इलाज किया जाए। मतलब अगर आप किसी भी बच्चे में इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण देखें तो फौरन अस्पताल या किसी डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। बच्चों से जुड़ी एक और बड़ी फिक्र वो ये कि उनकी रुकी पढ़ाई, मतलब स्कूल कब से खुलेंगे। तो आपको बता दें कि देश भर में करीब 2 महीने से बंद स्कूल फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि जोन्स के हिसाब से स्कूलों को खोलने की इजाजत दी जाएगी। और कितना बदल जाएगा स्कूल, देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त आपके बच्चे इसी तरह ऑनलाइन क्लास में बैठ रहे हैं। करीब 1.5-2 महीने से स्कूल टीचर जूम या किसी और ऐप के जरिए उसे पढ़ा रहे हैं। इसके पीछे मकसद ये है कि बच्चों की पढ़ाई ना रुके। बावजूद इसके पूरी तरह बच्चों के सिलेबस कवर नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा कई बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रहे, क्योंकि 2017 के आंकड़े के मुताबिक भारत में करीब 34% इंटरनेट यूजर्स हैं, मतलब करीब 2/3 लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसके अलावा 130 करोड़ के देश में 40% से भी कम लोग यानी लगभग 50 करोड़ लोग स्मार्टफोन रखते हैं, और लैपटॉप यूजर्स की संख्या और भी कम है। और जो माता पिता लैपटॉप या मोबाइल लेकर ऑफिस जाते हैं, उनके बच्चे बिना इस गैजेट के पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। इसलिए अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों को खोलने पर विचार कर रहा है। इसके लिए संबंधित एजेंसियों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने और गर्मी की छुट्टी के बाद जुलाई के महीने में स्कूलों के खोलने की प्लानिंग की जा रही है। इसके तहत ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ हिदायतों के साथ स्कूल खोले जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। स्कूल खोलने से पहले शिक्षकों की खास ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उनको ये बताया जाएगा कि कैसे स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। साथ ही स्कूल की सभी प्रक्रिया सीसीटीवी से मॉनिटर होगी। बताया जाता है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी गाइडलाइंस तैयार की जा रही है।
जिन बच्चों को स्कूल में जाने की इजाजत होगी उनके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्कूल में किसी भी तरह के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम, यहाँ तक कि मॉर्निंग प्रेयर की भी इजाजत नहीं होगी। बच्चों को ग्लव्स पहनना होगा, प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और डेस्क पर सिर्फ 2 बच्चों के बैठने की इजाजत होगी। जानकारी के अनुसार पहले बड़े बच्चों के क्लास से स्कूल की शुरुआत की जाएगी। प्राथमिक कक्षा के बच्चों को घर पर ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करनी होगी। एक बार बड़े बच्चों की क्लास ठीक से शुरू हो जाए, फिर छोटे बच्चों की क्लास के बारे में फैसला लिया जाएगा। बच्चों का सिलेबस पूरा हो जाए, इसके लिए सिलेबस छोटा किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा उस वक्त के हालात पर, क्योंकि एम्स के डॉक्टर और नीति आयोग के सदस्य ने अनुमान लगाया है कि देश में जून से अगस्त के बीच कोरोना के मामले चरम पर होंगे। अगर ये अंदाजा सच साबित होता है तो स्कूलों को खोलने का इरादा कुछ और समय के लिए टाला भी जा सकता है और भी बच्चों को कुछ और समय के लिए कमियों के साथ ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ सकती है। स्कूल तो खैर जुलाई की बात है। जिंदगी को सामान्य बनाने के लिए जल्द ही एक और कदम उठा सकती है सरकार। दिल्ली में करीब 2 महीने बाद मेट्रो फिर से दौड़ने के लिए तैयार है। मेट्रो को शुरू करने के लिए डीएमआरसी ने तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही लोग फिर से मेट्रो में सफर कर सकेंगे। डीएमआरसी का कहना है कि वो 24 घंटे की शॉर्ट नोटिस पर भी सेवाएं दोबारा शुरू कर सकती है और इसके लिए उसे बस केंद्र सरकार से इजाजत का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक डीएमआरसी ने आज से सभी 14,000 कर्मचारियों को आने के लिए कहा था। 22 मार्च से बंद दिल्ली मेट्रो अब जब चलेगी तो नए नियम कायदों के साथ, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठने की इजाजत होगी। इसके लिए सभी कोचेस में सीटों पर स्टिकर्स चिपकाए जा रहे हैं। एक कोच में केवल 50 यात्रियों को सफर करने की इजाजत मिल सकती है। इस हिसाब से 6 कोच वाली मेट्रो में 300 और 8 कोच वाली ट्रेन में 400 यात्री सफर कर सकेंगे। खड़े होकर यात्रा भी तभी कर सकेंगे जब 2 यात्रियों के बीच 1 मीटर की दूरी होगी। मेट्रो ट्रेन स्टेशन पर 30 सेकंड्स तक रुकेगी ताकि यात्रियों के चढ़ने और उतरने के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। टिकट वेंडिंग मशीन बंद रखी जा सकती है। स्मार्ट कार्ड या क्यूआर कोड बेस्ड टिकट के जरिए सफर किया जा सकेगा। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और क्यूआर कोड वाले टिकट आरोग्य सेतु ऐप से लिंक किए जा सकेंगे। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सभी यात्रियों को हर हाल में मास्क लगाना होगा। हमने आपको बताया था कि देश में कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे हमारा ध्यान कोरोना युद्ध में बट रहा है। जब हमारी पूरी ताकत कोरोना से लड़ने में लगनी चाहिए, तब देखिए जो नहीं होना चाहिए था वही होने लगा है, राजनीति। विकसित राज्यों में शुमार महाराष्ट्र और गुजरात, इन दोनों प्रदेशों में प्रवासी मजदूरों के जाने का एक ही मकसद होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। लेकिन इस वक्त दोनों ही राज्य सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। आज फिक्र इन दोनों राज्यों की, लेकिन पहले बात करेंगे गुजरात की। गुजरात वो राज्य है जहां तेजी से कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़े हैं। देश में कोरोना से होने वाली मौत में महाराष्ट्र के बाद गुजरात का ही नंबर आता है, इसलिए फिक्र और ज्यादा बढ़ जाती है। ये फिक्र इतनी बड़ी है कि गुजरात हाईकोर्ट को भी संक्रमण के दौर में सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाने पड़े हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य को लेकर क्या कहा है, पहले इसे जानिए। कोरोना काल में गुजरात के हालात इतनी जल्दी बदल रहे हैं कि हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति आई.जे. वोरा की खंडपीठ ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को बदहाली का केंद्र मानते हुए राज्य सरकार को खरी खोटी सुनाई है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की दशा दयनीय है। अस्पताल न सिर्फ एक काल कोठरी जैसा है, बल्कि उससे भी बदतर है। गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी गुजरात के हालात पर सबसे बड़ी फिक्र है, क्योंकि अहमदाबाद का सिविल अस्पताल गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और इसी अस्पताल में कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। लेकिन इसी अस्पताल में कोरोना पीड़ितों की सबसे ज्यादा मौत हो रही है। गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी का पूरा विश्लेषण भी हम करेंगे, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट को सरकार की कार्यशैली पर आखिर सवाल उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे एक तुलनात्मक अध्ययन से समझिए। देश के विकसित राज्य महाराष्ट्र में 52,600 से ज्यादा संक्रमण के केस हैं, जिनमें 1,600 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है।
यानी मौत की दर 3.21% है। इसके बाद तमिलनाडु में 17,000 से ज्यादा संक्रमित हैं, लेकिन मौत 119 लोगों की हुई है, जहां पर मौत की दर 0.69% है। जबकि देश का दूसरा विकसित राज्य गुजरात इसके बाद है, जहां पर 14,400 से ज्यादा संक्रमित हैं, लेकिन मौत हुई है 888 लोगों की, यानी सबसे ज्यादा मौत की दर 6.13% इसी राज्य गुजरात की है। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, यहां भी तकरीबन गुजरात जितने ही 14,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। मौत का आंकड़ा 276 है और मौत की दर 1.96%। यानी गुजरात में संक्रमण का आंकड़ा जितना बड़ा है, देश के दूसरे राज्यों की तुलना में मौत का आंकड़ा उससे भी बड़ा है। अकेले अहमदाबाद में ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,500 से ज्यादा है और मौत का आंकड़ा 722 है, जो पूरे गुजरात में कोरोना से हुई मौत का 81.3% है। मतलब साफ है, मुंबई के बाद देश के किसी शहर में अगर सबसे ज्यादा कोरोना से मौत हुई है तो वो है गुजरात का अहमदाबाद। इसीलिए गुजरात हाईकोर्ट को संक्रमण काल में सरकार के इंतजामात पर सवाल खड़े करने पड़े। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को काल कोठरी से बदतर बताना पड़ा। गुजरात हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार का मतलब है गुजरात की स्थिति का चिंताजनक होना। फिक्र यह है कि क्या गुजरात सामुदायिक संक्रमण की तरफ बढ़ गया है? क्या गुजरात में अब कोरोना संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मुश्किल हो रही है? कोर्ट की फटकार में छिपे उद्देश्य को समझने के लिए उन टिप्पणियों को भी समझिए जो जवाब मांगने के लहजे में कोर्ट ने की है। गुजरात हाईकोर्ट की अहमदाबाद सिविल अस्पताल पर टिप्पणी एक बड़ी फिक्र है। फिक्र यह है कि गुजरात के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट निराशाजनक है, लेकिन टिप्पणी और भी है, जिसका कारण है लगातार कोरोना के आंकड़े और मौत की दर का बढ़ना। गुजरात हाईकोर्ट ने निजी लैब को कोविड-19 जांच की अनुमति न देने पर सवाल उठाए। सरकार से सवाल पूछा कि क्या सरकार संक्रमण के आंकड़ों को बनावटी तरीके से नियंत्रित कर रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा जांच किट खरीदने को कहा। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या 12 निजी और 19 सरकारी लैब जांच के लिए काफी हैं। सिर्फ सरकारी लैब में मुफ्त जांच को लेकर भी कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे। मरीज को डिस्चार्ज करने से पहले टेस्ट को अनिवार्य करने को कहा। हालांकि ये सारे काम सरकार और प्रशासन को खुद करने चाहिए थे। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि सरकार से सवाल पूछे जाएं या फटकार लगाई जाए। लेकिन हाईकोर्ट को फटकार इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान स्थिति इसके विपरीत है। गुजरात हाईकोर्ट का दखल देना स्थिति की गंभीरता को दिखाता है, लेकिन देश में सिर्फ गुजरात ही अकेला ऐसा राज्य नहीं है जिसमें कोरोना संक्रमण के हालात को काबू में लाने के लिए अदालत को दखल देना पड़ा हो। ऐसे कई राज्य और शहर भी हैं जिनकी बेकाबू होती स्थिति पर न्यायपालिका को सामने आना पड़ा है। अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट ने कब क्या किया है, इसे भी जान लीजिए। लॉकडाउन के बीच कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात में तकरीबन हर हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है। गुजरात हाईकोर्ट ने तो राज्य के अंदर की व्यवस्था पर सरकार को जमकर फटकार लगाई है, लेकिन दूसरे राज्यों के हाईकोर्ट्स ने भी प्रवासी मजदूर और व्यवस्था के मुद्दे पर कई राज्य सरकारों को फटकारा है। अब संक्रमण की स्थिति में राज्यों के हाईकोर्ट का दखल देखिए। 15 मई को मद्रास हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य और केंद्र सरकार से 12 सवाल पूछे। तमिलनाडु में रोके गए 400 से ज्यादा प्रवासियों के मुद्दे पर संज्ञान लिया। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहे व्यवहार पर सवाल उठाए। पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। 15 मई को ही आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच ने भी प्रवासियों पर सुनवाई की। आंध्र हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से व्यवस्था से संबंधित सवाल पूछे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार से प्रवासियों पर सवाल पूछे। फ्रंट लाइन वर्कर्स तक पीपीई किट पहुंचाने के निर्देश दिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोरोना से निपटने के उपाय पर सवाल पूछे। संक्रमण रोकथाम के लिए सरकार की कोशिशों पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इसके अलावा श्रमिक प्रवासियों को टिकट देने का मुद्दा अब भी कर्नाटक हाईकोर्ट के रोस्टर में है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि टिकट का भुगतान कौन कर रहा है। इसके अलावा देश के तकरीबन सभी राज्यों की उच्च न्यायपालिकाओं में कोरोना से जुड़े मुद्दे पर याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं ताकि गुजरात जैसे हालात न बने, लेकिन स्थिति और भी भयानक होती जा रही है। फिक्र इस बात की है कि आखिर क्यों अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट को कोरोना संक्रमण काल में सरकार के काम में दखल देना पड़ा, क्योंकि जो काम करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए या सुझाव दिए वो तो सरकार का काम है। यानी सरकारों ने कहीं कुछ कमी छोड़ी है, इसलिए अदालतों को सामने आना पड़ा।
ये वक्त है कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी ताकत, पैसा और ब्रेन पावर को इस्तेमाल करने का। लेकिन चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र में इनका इस्तेमाल राजनीति करने के लिए हो रहा है। उस महाराष्ट्र में जो देश में सबसे ज्यादा कोरोना से पीड़ित है। ये वो वक्त है जब एक पल के लिए भी ध्यान कोरोना से नहीं हटाना है। लेकिन महाराष्ट्र में इसके उलट पूरा का पूरा ध्यान इस वक्त सियासी उठापटक में लगा हुआ है। क्षेत्रफल के नजरिए से देश का दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, देश के विकसित राज्यों में जिसका पहला नंबर है, जिस राज्य के मुंबई शहर को देश की आर्थिक राजधानी का दर्जा हासिल है, उस राज्य में इस वक्त कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा है। जहां कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है, उस राज्य में कोरोना संक्रमण से उबारने की कवायद के बीच राजनीति चल रही है, सत्ता की राजनीति। इस पॉलिटिकल गेम का पूरा विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन पहले महाराष्ट्र की स्थिति देखिए। महाराष्ट्र में 52,600 से ज्यादा संक्रमित हैं। इनमें एक्टिव केस 35,000 से ज्यादा हैं और मौत की संख्या 1,695 हो गई है। संक्रमितों की तादाद इसलिए है क्योंकि यहां मैन पावर है, अर्थव्यवस्था का इंजन है, जिसे कोरोना संक्रमण काल में कंट्रोल करते हुए सरकार को महामारी से भी लड़ना है। लेकिन राजनीति है कि खत्म ही नहीं हो रही। अगर महाराष्ट्र ने एक काम नहीं किया होता कि 145 ट्रेनें मांग ली, लेकिन वास्तव में तो उसकी लिस्टें भी तैयार नहीं थी। पता नहीं कौन सी लिस्टें हमें दी हैं उन्होंने। कहाँ है वो प्रवासी मजदूर? क्यों वो स्टेशनों पे ला नहीं पा रहे हैं? 2 महीना हो गए, 2 महीने में ये कुछ नहीं कर पाए। फेल्यूर है सरकार, सभी क्षेत्रों में फेल्यूर है। चिंता की बात है। इस वजह से मैं ये राज्य का नागरिक के नाते, एक लोक प्रतिनिधि के नाते, मैंने माननीय राज्यपाल जी के पास जाकर मैं मांग रखा। ये मेरा वैयक्तिक मामला, वैयक्तिक मांग है। गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत जो हमारे गरीबों को अनाज देना था, गेहूं देना था, चावल देना था, दाल देनी थी, उसमें 1750 करोड़ का गेहूं दिया गया, 2620 करोड़ रुपए का राइस दिया गया, 100 करोड़ रुपए की दाल दी गई और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए 122 करोड़ रुपया, ऐसा 4,592 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत महाराष्ट्र को मदद मिली। सरकार को 1% भी धोखा नहीं। अगर होगा, जो सरकार को धोखा देने की कोशिश करेंगे उनको सबसे बड़ा धोखा होगा। इन बयानों को सुनने के बाद आप ये महसूस कर रहे होंगे कि कोरोना काल में ये खबर विशुद्ध राजनीति से जुड़ी हुई है। फिक्र भी यही है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण भयानक रूप ले रहा है। लेकिन महामारी के काल में भी महाराष्ट्र की सियासत चरम पर है। राजनीति कोरोना से मुक्ति पर नहीं, बल्कि इस विषय पर हो रही है कि उद्धव ठाकरे सीएम रहेंगे या फिर नहीं। राजनीतिक खेल की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता नारायण राणे की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद। नारायण राणे ने राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और इसके ठीक बाद सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर गुप्त बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, सीएम उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के ब्रेन कहे जाने वाले संजय राउत भी शामिल हुए और फिर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार अब खतरे में है या फिर केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। लेकिन सवाल तो यही कि आखिर नारायण राणे ने राज्यपाल से मुलाकात क्यों की। दरअसल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात की थी। शरद पवार के साथ मुलाकात करने एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल भी पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात का मकसद गैर राजनीतिक बताया, लेकिन यह बयान सियासी हलकों में किसी के भी गले नहीं उतरा कि गैर राजनीतिक चर्चा के लिए पवार को राज्यपाल ने क्यों बुलाया। इसलिए अटकलें लगाई जाने लगी कि पिछले कुछ दिनों से घटनाक्रम में कुछ अलग पक रहा है। इस सियासी खिचड़ी की हांडी के नीचे आग लगी शिवसेना के सांसद संजय राउत की ट्वीट से। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह मजबूत है और जो लोग इसे अस्थिर करना चाहते हैं उनके पेट में दर्द है। विपक्ष को क्वारंटीन हो जाना चाहिए। जय महाराष्ट्र। अटकलों के बाद सत्ता पक्ष में जैसे ही हलचल मची तो बीजेपी एक्टिव हो गई और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस मीडिया से मुखातिब हुए। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और उद्देश्य राज्य सरकार को कमजोर ना करना बताया। लेकिन सवाल तो यही कि इस वक्त जब महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बेकाबू हो रहे हालात की फिक्र होनी चाहिए, उस वक्त सरकार गिराने या फिर बचाने की आखिर क्यों फिक्र हो रही है।
दरअसल महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के प्रबंधन में लापरवाही हुई। लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण रोकने में भी नाकामी हाथ लगी। केंद्र सरकार से मिली मदद को लेकर राज्य सरकार ने नाकाफी बताया। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से स्पेशल पैकेज की मांग की, लेकिन जवाब नहीं मिला। एमएलसी चुनाव के दौरान भी उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट आया और जब उद्धव ठाकरे निर्विरोध चुनकर सीएम की कुर्सी पर बैठ गए, तब सरकार को नए सिरे से घेरने की रणनीति बनाई गई। अब अटकलें हैं कि कोरोना को लेकर भले ही कोई कारगर कदम ना उठाए जाएं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में जरूर कुछ नया होगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया, ये बात ठीक नहीं है कि आपदा के दौरान देश की अदालतों को बार बार दखल देना पड़े, लेकिन महाराष्ट्र सियासत में उलझा हुआ है। उस वक्त जब कोरोना से पूरा देश युद्ध में व्यस्त है, एक नया आक्रमण अब हमारे खेतों पर भी हो रहा है। आइए बताते हैं कि बनाना को भी क्यों सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत पड़ रही है। जिस तरह चीन से कोरोना आया, उसी तरह 21 देशों से होकर केले के लिए भी कोरोना जैसा एक खतरा आ पहुंचा है। कोरोना काल में केले को भी क्यों सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है और भारत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल की ये आहट है, आज के फिक्रनामा में ये समझाएंगे। लग रहा है कि इस साल यानी 2020 में कुदरत ने हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया का इम्तिहान लेने की ठान रखी है। इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक एक नहीं कई मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। हिंदुस्तान में पहले कोरोना का हमला, उसके बाद अम्फान तूफान, फिर फसलों को चट कर जाने वाली टिड्डी दल का अटैक और अब एक नई आफत जिसे बनाना कोविड कहा जा रहा है। जी हाँ, जिस तरह से कोरोना वायरस इंसानों के लिए खतरनाक है, उसी तरह से एक फंगस केले की खेती पर कहर बरपा रहा है। लेकिन इससे इंसानों को डरने की जरूरत नहीं, किसी इंसान की जान को कोई खतरा नहीं है। कोरोना काल में देश में एक और बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। इसके निशाने पर इंसान नहीं बल्कि केले की फसल है। बनाना कोविड को वैज्ञानिक भाषा में फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम FSP क्यूबिन्स यानी FOCTR4 कहते हैं। ये एक प्रकार का फंगस होता है जिससे इंसानों को तो कोई खतरा नहीं, ये सिर्फ केले के पौधों को अपना निशाना बनाता है। लेकिन इसके लक्षणों और इसके फैलाव के चलते इसे केले की फसल के लिए कोरोना कहा जा रहा है। FOCTR4 की सबसे पहले पहचान ताइवान में हुई थी। इसके बाद ये फंगस एशिया से मिडिल ईस्ट होते हुए अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पहुंचा। दुनिया के 135 से ज्यादा देशों में केले की खेती होती है और अब तक FOCTR4 के मामले 21 देशों से सामने आ चुके हैं। यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है कि TR4 पौधों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक फंगस में से एक है। जैसे कोविड-19 का कोई भी इलाज नहीं, वैसे ही अभी तक इसका भी कोई इलाज नहीं है। इस पर केमिकल के छिड़काव भी बेअसर हैं और ये मिट्टी में 30 साल तक जिंदा रह सकता है। फंगस होता है जिसका अभी इलाज पूर्णतः नहीं उपाय हो पाया है और इस पर रिसर्च चल रही है। अभी तक इसकी अचूक दवाई नहीं आई है। इस फंगस की वजह से केले की जड़ सूखने लगती है, फिर पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और फसल आने से पहले ही खराब होने लगती है और इसके बाद एक पौधे से दूसरे पौधा संक्रमित होने लगता है। इसीलिए वैज्ञानिकों के मुताबिक स्वस्थ पौधों को प्लांट क्वारंटीन करें, मतलब खराब पौधे के आसपास से स्वस्थ पौधा हटा दें। अगले 1 से 2 साल के लिए चावल की खेती कर लें, इसके बाद ही केले की फसल लगा सकते हैं। ये भारत के लिए कितनी फिक्र की बात है, हम आपको पहले ये समझाते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा केला भारत में पैदा होता है। भारत में हर साल 27 मिलियन टन केला पैदा होता है। 100 अलग अलग प्रजातियों की खेती हिंदुस्तान में की जाती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले बनाना कोविड के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, अयोध्या और संत कबीर नगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अंबेडकर नगर, सीतापुर और बाराबंकी में भी केले की फसल पर असर पड़ा है। तो वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में ये बीमारी सबसे पहले कटिहार से पूर्णिया, इसके बाद भागलपुर, हाजीपुर और नौगछिया के साथ सीतामढ़ी जिले तक अब पहुंच चुकी है। FOCTR4 सबसे ज्यादा केलों की उस प्रजाति को बर्बाद कर रहा है जो कॉमन है, मतलब जिससे लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, यानी पीले रंग का मोड़ा हुआ केला, जिसे ग्रैंड नैन भी कहा जाता है। देश में जितना केला पैदा होता है उसमें 55% ग्रैंड नैन होता है। ये साफ है कि केले की फसल पर मंडरा रहा बनाना कोविड का खतरा बहुत ज्यादा गंभीर है।
खतरा गंभीर है, लेकिन सिर्फ केले के पौधों के लिए। इससे इंसानों को कोई खतरा नहीं है। हमारे और आपके लिए चिंता की सिर्फ एक बात यह है कि इस फंगस की रोकथाम नहीं की गई तो देश में केले की पैदावार पर असर पड़ेगा। लिहाजा पोषण और ऊर्जा का बढ़िया, सस्ता और सुलभ स्रोत माने जाने वाले केले की किल्लत हो सकती है। इसके साथ ही आपका ये जानना भी जरूरी है कि इस वक्त बाजार में जो केले हैं उन्हें खाने से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस फंगस से केले का पेड़ सूखने लगता है और उसमें फसल नहीं आ पाती है। आप देख रहे हैं फिक्र आपकी। अब बात करते हैं कोरोना काल में एक और नए तेवर की जो आ रहा है चीन की तरफ से। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं और जो आजकल नजर आ रहा है कुछ ऐसा ही है भारत के पड़ोसी देश चीन के साथ। आपको हैरानी हो रही होगी कि आखिर ऐसा क्या है जो चीन ने भारत को कई मोर्चों पर एक साथ घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। आपकी हैरानी सही भी है, लेकिन आज हम आपका ध्यान उस तरफ ले जाएंगे जो चीन चाहता है पर जाहिर नहीं होने देता। आपको बताएंगे कि चीन अभी जो 3 चाल चल रहा है उसका आप पर क्या असर होगा। लेकिन पहले चीन की 3 चाल समझ लीजिए। पहली चाल, भारत चीन सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, इस पर चीन तनाव बढ़ा रहा है। दूसरी चाल, चीन ने अपने नागरिकों को भारत से वापस बुलाने का फैसला किया है, वो भी संक्रमण फैलने के महीनों बाद। तीसरी चाल, ताइवान को WHO में लाने के लिए 65 देशों ने जो प्रस्ताव दिए हैं उसमें भारत भी शामिल है, इसलिए चीन चिढ़ा हुआ है। चीन ताइवान को स्वतंत्र देश नहीं मानता, उसे अपना हिस्सा मानता है। आपको लग रहा होगा कि चीन अपनी आदत की वजह से ऐसा कर रहा है। देखने से लगता है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से सीमा पर तनाव पैदा कर रहा है और देखने से यह भी लगता है कि चीन ने कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अपने नागरिकों को भारत से बुलाने का फैसला हरगिज नहीं किया होगा, बल्कि वो भारत को कुछ संकेत दे रहा होगा। हालात देखकर यह भी लगता है कि ताइवान को भारत के समर्थन से चीन बौखला गया है और अपनी बाकी की 2 चालों से भारत पर दबाव डाल रहा है। ये सब सामने दिख रही वजहें हैं, लेकिन कुछ वजहें छिपी हुई हैं जो दिख नहीं रही। उनमें सबसे आगे है कोरोना काल में मिला मौका। चीन इस वक्त भारत के खिलाफ आक्रामक है, जिसकी वजह यह है कि भारत इस आपदा में अवसर न ढूंढ पाए। कैसे? इसे समझने के लिए पहले LAC के तनाव को समझिए। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले 20 दिन से तनाव चल रहा है। जिस इलाके में तनाव चल रहा है वो पूर्वी लद्दाख के 3 इलाके हैं और वो इलाके हैं गलवान घाटी, पेंगोंग झील और हॉट स्प्रिंग। इन तीनों इलाकों में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या करीब 5000 बढ़ा दी है। यह तो आपने समझ लिया कि लद्दाख में भारत और चीन की सेना आमने सामने है और ऐसा तनाव पहले कभी नहीं देखा गया। अब इसी तनाव को समझने के लिए हम अपने संवाददाता सुमित चौधरी के पास चलते हैं और लद्दाख की पूरी जियोग्राफी के साथ तनाव को विस्तार से समझते हैं। शुक्रिया दिनेश। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें, खासतौर पे भारत की निगाहें जो हैं स्टैंड ऑफ पे है और हम ही अपने दर्शकों को आज बताने के लिए खासतौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से ये स्टैंड ऑफ किस जगह पर है, कहां पर है और किस तरीके से यहां पर सिचुएशन बनी हुई है। सबसे पहला जो हम आपको मैप दिखा रहे हैं वो है भारत और चीन के नक्शे का। ये चीन है, ये भारत है और ये इलाका तिब्बत का है। खास तौर पर इसके बाद मैं अपने दूसरे आपको मैप दिखाता हूं और ये मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार विवाद कहां पर है। लेकिन उससे पहले आपके लिए मैं ये भी बता दूं कि ये LAC जो है इनको 3 भागों में बांटा गया है। ये वेस्टर्न सेक्टर है जो ईस्टर्न लद्दाख और इलाका है, इसके बाद मिडिल वाला सेक्टर उत्तराखंड हिमाचल वाला इलाका, और ये जो है ये आपका ईस्टर्न पार्ट है जो खासतौर पर आपका नॉर्थ ईस्ट का इलाका है यानी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन इस समय जो है वो विवाद सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के अंदर क्रिएट किया गया है, जहां पर चीन ने अपनी भारी मात्रा के अंदर सैनिक बल को तैनात कर दिया है। लगातार यहां पर 20 दिनों से स्टैंड ऑफ है और ये 3 इलाके जो हम आपको विंडो में दिखा रहे हैं, फिर हम क्लोजली आपको दिखा रहे हैं इस चीजों के अंदर, ये आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार ये कहां पर है। मैं तीसरा मैप आपको दिखाता हूं जो आपको और ज्यादा क्लोज आपको दिखाएगा और ये आपको बताएगा कि आखिरकार किस किस इलाके के अंदर कहां कहां पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है
सबसे पहला गलवान नदी, यानी ये वो इलाका है जहां पर स्टैंड ऑफ पहली जगह हुआ है और खास तौर पे ये बताया जा रहा है कि यहां पर चीन की तरफ से करीबन 5 से 6 हज़ार सैनिक तैनात हैं और लगातार इन्हीं इलाकों के अंदर चीन की कोशिश है कि लगातार यहां पर टेंशन क्रिएट करे, क्योंकि गलवान नदी में इससे पहले कभी भी इस तरीके का स्टैंड ऑफ नहीं देखा गया। ये पहली बार है कि यहां पर इस तरीके से 1962 के बाद इस तरीके की टेंशन देखी गई हो। दूसरी जगह जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, ये मैं आपको दिखाऊं कि दूसरी जगह है वो है पैंगोंग झील। ये वो झील है जहां पर भारत और चीन जो है लगातार इकट्ठा पेट्रोलिंग करते हैं साझा रूप से, और 62 के बाद से ही ये मैकेनिज्म तैयार किया गया था कि इस इलाके के अंदर, इस झील के ऊपर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार था। 135 किलोमीटर की ये झील है जो भारत और चीन दोनों में जाती है और इसी के ऊपर से ये LAC भी जाती है। यही वजह है कि डिमार्केशन ढंग से ना होने की वजह से दोनों के परसेप्शन में ये दिक्कतें हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसको करीबन फिंगर्स में बांटा गया है। इसको फिंगर 1 से लेकर फिंगर 12 या 8 तक कहा गया और कहा जाता है कि फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक जो है वो भारत के इलाके में आता है और फिंगर 8 से बाकी का इलाका चीन के। लेकिन चीन का ये दावा है कि भारत का LAC जो है, यानी खासतौर पे जो LAC का इलाका है वो फिंगर 2 तक पड़ता है और यहीं पर डिस्प्यूट है। हालांकि कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है कि वो भारत को फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच में रोक दे। हालांकि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि ऐसा ना हो, क्योंकि चीन बाकी की पूरी झील को, बाकी की पूरी लेक को अपने अंदर सबमर्ज करना चाहता है। यही स्ट्रैटेजी। अब तीसरी जगह जहां पर स्टैंड ऑफ है वो भी मैं आपको दिखा दूं, वो आपको बता दूं कि ये है हॉट स्प्रिंग का इलाका। हॉट स्प्रिंग ये इलाका अगर आप देख रहे हो कि ये थोड़े से पैंगोंग झील के थोड़े से कर्व में अगर आप तरफ जाएं तो यहां पर पड़ता है और बताया जा रहा है कि यहां पर करीबन 2 जगह है, 2 से 3 जगह हैं जिसके अंदर ना सिर्फ पोस्ट 14 और 15 और एक और जगह जो है वहां पर ये पूरा स्टैंड ऑफ चल रहा है, जहां पर चीन की सेनाएं जो हैं वो लगातार भारत के इलाके के आसपास आना शुरू हो गई और इनका मकसद है कि इसी तरीके से इलाकों में इकट्ठा रहना। दरअसल 62 में भी चीन ने कुछ इसी तरीके की स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, इसी तरीके की कोशिश की थी और अब उसी की फिराक में चीन दोबारा से है। ये तीनों इलाके जो हैं जहां पे स्टैंड ऑफ जारी है वो करीबन 20 से 25 किलोमीटर का इलाका है इस रेडियस में, जहां पर ये लगातार चीन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है इन टेंशन को क्रिएट करने का। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है कि, लेकिन हम आपको ये नक्शे पे, ये मानचित्र पे ये बताने की कोशिश कर रहे थे इन चित्रों के माध्यम से कि कैसे चीन जो है वो ईस्टर्न लद्दाख के इन इलाकों के अंदर टेंशन क्रिएट करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि और किस तरीके से चीन जो है सिक्किम में एक बार हमने सुनी, लेकिन अब ईस्टर्न लद्दाख के इन इलाकों के अंदर स्टैंड ऑफ लगातार करीबन 20 दिन से ज़्यादा चल रहा है। हालांकि भारत और चीन की तरफ से कोशिश की जा रही है, खासतौर पे भारत की तरफ से कि इस चीज़ को बातचीत से ख़त्म किया जाए, लेकिन चीन की तरफ से अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। दिनेश, तो सुमित ने जो समझाया उसे देखकर लगता है कि चीन भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है। और अगर इतिहास में देखें तो भारत चीन के बीच आखिरी लड़ाई 1967 में चो ला में हुई थी। तब भारत स्ट्रेटेजिक पोजीशन में पहाड़ के ऊपर था और इस लड़ाई में चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। इसके बाद से भारत और चीन सीमा पर एक भी गोली नहीं चली, लेकिन अब अगर चीन तनाव बढ़ा रहा है तो इसकी वजह समझिए। इस नक्शे में आपको दौलत बेग ओल्डी नजर आ रहा है। यह सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है और लद्दाख का नॉर्थ मोस्ट पार्ट है। यहां पर हमने पिछले साल सड़क बना ली थी और करीब 235 किलोमीटर सड़क बनाने के बाद यह इलाका भारत से सीधे जुड़ गया। जबकि 2013 में भारत ने लद्दाख में जो एयर स्ट्रिप बनाई थी वो भी इस सड़क से जोड़ दी गई। यानी भारत की अब दौलत बेग ओल्डी तक सीधी पहुंच है। अब हम मोर्चे तक सीधे सेना पहुंचा सकते हैं, सीधे रसद की सप्लाई कर सकते हैं, हवा और जमीन से वार कर सकते हैं और ये चीन को अखरता है। सीमा पर तनाव के हालात समझने के लिए हमारे साथ इस समय नॉर्दर्न आर्मी कमान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब जुड़ रहे हैं। हुड्डा साहब, स्वागत है आपका। आपने काफी लंबे वक्त तक नॉर्दर्न आर्मी कमांड संभाली है। इस समय भारत और चीन के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, इसके मायने क्या हैं? देखिए, जो अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है उसका एक साफ मायना यही है कि चाइना जो है कोशिश कर रही है कि इंडिया के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए। अब ये क्यों कर रही है, इसके काफी रीजंस हो सकते हैं। उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकती है। हमें मालूम है कि एक्सटर्नली खासकर US और चाइना के बीच में एक, जैसे बोलते हैं,
कोल्ड वॉर चल रहा है, ट्रेड के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आया है चाइना का कि किस तरह से उन्होंने खबर कोरोना वायरस की बाकी देशों से छुपाई थी। बातचीत चल रही है कि जो चाइना में सप्लाई चेन्स हैं और इंडस्ट्री है वहां से उनको बाहर निकाल कर दूसरे देशों में लाया जाए। तो इस तरह का कुछ दबाव है चाइना के ऊपर। मेरे हिसाब से वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, आप ये मत समझिए कि हम कमजोर हो गए हैं और हम बाकी देश पर भी दबाव डाल सकते हैं। और खासकर जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, ये एक उनका मतलब ये दिखाने की कोशिश है कि बॉर्डर्स हमारे अनसेटल्ड हैं और हम जब हमारी मर्जी होगी हम इस एरिया में इंडिया के खिलाफ टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। हुड्डा सर, तो सिंपल सी बात है कि इंडिया पर दबाव बनाया जाए इस समय। इसीलिए ये जो आप मिलिट्री मूवमेंट्स वगैरह देख रहे हैं, ये इसी वजह से हो रहा है। सर मैं आपके पास लौटता हूं, कुछ और बातें आपसे जाननी है, लेकिन इस वक्त एक बेहद अहम खबर जो चीन से आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचा दें। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने युद्ध की धमकी दी है। जिनपिंग ने चीन की सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। चीन की सेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। शी जिनपिंग ने ये बात कही है। चीन की सेना को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये बात शी जिनपिंग ने कही है और युद्ध की धमकी दी है। सर हम ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर इस स्टैंड ऑफ का सॉल्यूशन क्या है? जिस तरह के पास्ट इंसिडेंट्स हुए थे, डिप्लोमेटिकली पीसफुली सब सेटल हो गए थे, तो हम यही चाहते हैं कि पीसफुली सेटल हो जाए। और इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया कमजोर है और ये मतलब डिफेंसिव एटीट्यूड अडॉप्ट करेगा। हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है लद्दाख में, सिक्किम में, वो काफ़ी मजबूत है। और आपने देखा कि पिछले इंसिडेंट्स में भी हमने हर चीज़ का काफ़ी फर्मली जवाब दिया था। तो शांतिपूर्वक हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि इंडिया का रिजॉल्व कमज़ोर है या उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इस इश्यू को हैंडल नहीं कर सकती। ये भी हमें ध्यान में रखना है। सर बहुत धन्यवाद हमको वक्त देने के लिए। और अब हम उस फिक्र की चर्चा करते हैं जो चीन की हाल के दौर में बढ़ी हुई गतिविधियों के पीछे है। दरअसल चीन की गतिविधियों के पीछे आपकी तरक्की है जिसे वो छीनना चाहता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की नज़र में चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है और चीन से निकलने की बात हो तो दुनिया के सामने भारत बहुत बड़ा विकल्प बन जाता है। सभी जानते हैं कि कोरोना फैलने के बाद चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। कई देशों की कंपनियां अब चीन के बाहर शिफ्ट होना चाहती हैं। जर्मनी की एक शू कंपनी ने खुद को चीन से आगरा शिफ्ट करने का ऐलान किया है। एप्पल चीन से 20% मैन्युफैक्चरिंग भारत शिफ्ट करना चाहता है। जानकारों का मानना है कि करीब 1000 कंपनियां इस विकल्प की ओर देख रही हैं। यानी चीन को चिढ़ है भारत की तरफ आ रही तरक्की से। सीमा पर तनाव बढ़ाकर चीन ये दिखाना चाहता है कि भारत राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान को भी उकसा रहा है, अपने बॉर्डर पर तनाव बढ़ा रहा है और नेपाल को भी उकसा रहा है। तो जैसा हमने कहा, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो हो रहा है वो असल में दिख नहीं रहा। चीन का मकसद है कि भारत को अस्थिर दिखाएं ताकि यहां पर आ रहा विदेशी निवेश रुक जाए। लेकिन भारत को चाहिए कि चीन को इस मकसद में कामयाब ना होने दे। भारत को सीमा पर संयम बरतना होगा, चाहे डोकलाम की तरह सीमा पर 70 दिन तक चीनी सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर घूरना पड़े तो भी यह किया जाए, लेकिन सैनिकों को पीछे नहीं हटना होगा। और अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव, वो खबरें जो कोरोना के माहौल में भी उम्मीद की किरण जैसी हैं। भारत महज 60 दिनों में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई किट का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। ये उद्योग 2 महीनों में 56 गुना बढ़ गया है। भारत में 600 से अधिक कंपनियां पीपीई का उत्पादन करने के लिए प्रमाणित हैं और देश आज एक दिन में पीपीई के 4.5 लाख किट बनाता है। इंडस्ट्री इन द मेक इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब विश्व बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लॉकडाउन के चौथे चरण में गुजरात के मारुति सुजुकी प्लांट में दोबारा उत्पादन शुरू हो गया है।
मारुति सुजुकी इंडिया का ये प्लांट 2 महीने से बंद था। कारों के दोबारा प्रोडक्शन के लिए कंपनी ने सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियम अपनाए हैं और सरकारी नियमों का पालन करने का दावा किया है। ब्रिटेन में जिस तरह से कोरोना ने बढ़ते ग्राफ के साथ डराया था, हालात अब काबू में आने लगे हैं। यहाँ पर कोविड पॉजिटिव का आंकड़ा भले ही ज्यादा दिखे, लेकिन कुछ हफ्तों में नए संक्रमितों का आंकड़ा लगातार गिरता जा रहा है। यहाँ तक कि लंदन में 24 घंटे में 13 या 13 से कम नए केस आने लगे हैं। कोविड से मौतों पर भी लगाम लगने लगा है। कोरोना के डर के इस माहौल में 100 पार वाले भी उम्मीद की किरण जगा रहे हैं। ब्रिटेन की 106 साल की कोनी तिचेन, इटली की 102 साल की इटाली का ग्रोंडोना और चीन की 103 साल की एक महिला कोरोना होने के बाद ठीक हो चुकी है। इसके अलावा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित होने के बाद लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं और इसकी वजह है मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों का सहयोग। एक रिसर्च में बताया गया है कि भारत में HIV, स्वाइन फ्लू, मलेरिया की दवा से कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है, तो चीन और जापान में खून के प्लाज्मा से ठीक हो रहे हैं। और अब चलते चलते आपके लिए समसामयिक विषय पर हास्य व्यंग की ये टिप्पणी जो मैंने आपके लिए दिन में रिकॉर्ड की थी। जिस हिसाब से कोरोना में विरोधाभासी चीजें देखने को मिल रही हैं, उससे लोग समझ ही नहीं पा रहे कि कोरोना को लेना कैसे है। एक व्यक्ति संक्रमित पाया जाए, पूरा प्रशासन ऐसे भागता है जैसे उसके पकड़े जाने से सारी मुश्किलों का हल हो जाएगा। माना कि केस कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है, तो फिर सतर्कता का यह स्तर बाकी जगह पर भी बनाइए ना। फिर मजदूरों को लेकर यह एहतियात और प्लानिंग क्यों नजर नहीं आती? कहीं तो मरीज को लेने केवल एम्बुलेंस जा रही है, कोई अटेंडेंट भी साथ में अलाउड नहीं है, और कहीं कह दिया जा रहा है कि बहुत तकलीफ ना हो तो पॉजिटिव व्यक्ति घर में भी क्वारंटाइन रह सकता है। जैसे वो घर में खुद का ख्याल भी रख लेगा और यह भी सुनिश्चित कर लेगा कि संक्रमण किसी और को ना जाए। कहीं तो स्टेशनरी और कूलर AC की दुकानों के खोलने में भी बहुत सोच विचार है, और कहीं शराब की दुकानों में भी सावधानी ठेंगे पर है। लाखों मजदूर इधर से उधर हो गए। अब कहा जा रहा है कि फ्लाइट वालों को जगह पर पहुंचने के बाद 14 दिन खुद को बंद रखना होगा। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो इसी को कहते हैं हर मुमकिन एहतियात बरतना, या फिर हाथी के निकल जाने के बाद उसकी पूंछ में गांठ बांधकर उसको रोकने की कोशिश यही है। बाकी जो है सो है। कोरोना से लड़ाई में औपचारिकता ना हो, संजीदगी हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।